तो आइए मित्रों, पिछली श्रृंखला किसी वजह से बीच में ब्रेकअप हो गई थी, तो उसी में मैं कंटिन्यू करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल एसएसटी क्वेश्चंस की श्रृंखला में मैं आपके लिए अगला जो क्वेश्चन लेकर आया हूं वो यह है कि भारत की सबसे लंबी परियोजना कौन सी है। भारत की सबसे नवीनतम रेलवे परियोजना कौन सी है। तो ये कहेंगे कोंकण रेलवे परियोजना। कोंकण रेलवे परियोजना आपकी सबसे लंबी परियोजना है, जो सबसे लंबी नहीं, सबसे नवीनतम की बात कर रहा हूं, गलती से निकल गया मुझसे। और ये आपकी 760 किलोमीटर लंबी परियोजना है और ये जो है महाराष्ट्र के रोहा से आपके मंगलुरु या जिसको आप कहते हैं कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में मंगलुरु, वहां तक की ये परियोजना है। ठीक है मित्रों, तो आगे चलते हैं इसी में। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय या की जो है शुरुआत कब की गई। WTO की शुरुआत 1995 में हुई। इसको विश्व व्यापार संगठन के नाम से जानते हैं और इसका मुख्यालय जो है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका कार्यालय है। आगे चलते हैं। WWW बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल। WWW इसको क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। कभी कभी इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं, तो वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं इसको, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की थी? टिम बर्नर्स, ठीक है, ठीक है, ली ने इसकी शुरुआत की थी। अच्छा, अब ये एक और सवाल की भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई। भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई कितनी है भाई? 7516 किलोमीटर है। और सबसे लंबी तटरेखा किसके साथ है? सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? सबसे लंबी तटरेखा तो आपको बता दूं, सबसे लंबी तटरेखा आपकी गुजरात की है। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। इसी में यातायात का सबसे सस्ता साधन तो आपको पता होना चाहिए कि जलमार्ग है, और जलमार्ग दो तरह का होता है। ठीक है, जलमार्ग जो है वो दो तरह के, एक आंतरिक जलमार्ग है, दो तरह के हैं, एक आंतरिक जलमार्ग है, दूसरा समुद्री जलमार्ग है। ठीक है, आंतरिक जलमार्ग होता है और दूसरा समुद्री जलमार्ग होता है। दूसरा होता है समुद्री जलमार्ग। ठीक है, तो समुद्री जलमार्ग तो हमारे देश का जो 95% समुद्री जलमार्ग, 95% व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, कौन सा? अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है वो समुद्री जलमार्गों द्वारा होता है। ठीक है, ये भी इसी में आपको क्वेश्चन हमने मिक्स करवा दिया। अच्छा, चलिए आगे। जन्म दर जो है, जन्म दर किसको कहते हैं? तो प्रति 1000 की जनसंख्या पर जन्म दर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जन्म दर क्या है? प्रति 1000 की जनसंख्या पर, प्रति 1000 की जनसंख्या पर जीवित बच्चों की संख्या, जीवित बच्चों की संख्या। ठीक है, इसको कहा जाता है किसी भी राज्य की या देश की आप जो है जन्म दर कहते हैं। इसी तरह से मृत्यु दर, प्रति 1000 पर मरने वालों की मृत्यु दर क्या है? प्रति 1000 पर जो है मरने वाले जो है बच्चों की संख्या है, लोगों की संख्या को जो है मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? देखिए, अब की बार 2027 की जो जनगणना होने जा रही है स्वतंत्र भारत की 8वीं स्वतंत्र भारत, ये सवाल पूछा जा सकता है कि जो 2026 की जनगणना होने जा रही है वो स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की जनगणना है? 2000, चलिए यही क्वेश्चन लिख देता हूं। 2026 की जनगणना भारत की या स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र
भारत की 8वीं जनगणना है। कौन सी जनगणना है? 8वीं जनगणना है। ठीक है मित्रों, अगला सवाल लिखता हूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है मित्रों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 31.2%। 31.2% आपकी जो है नगरीय जनसंख्या है। ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों में, भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण, तो देखिए प्रमुख कारण जो है ना, भारत की जलवायु भी एक विशेष कारण रखती है। यहाँ पर अशिक्षा तो है ही, परंपरागत विचारधारा भी है। अशिक्षा, परंपरागत विचारधारा, ठीक है। जलवायु यहाँ की चूंकि गर्म है ना, तो गर्म जलवायु में जो होता है वो जीवन जो है वो जल्दी पनपता है। ठीक है, समझ में आई बात? गर्म या उष्ण जलवायु भी आप कह सकते हो, इसको गर्म या उष्ण जलवायु लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। अच्छा, आगे जो है अन्य देशों से स्थानांतरण भी है। अन्य देशों से स्थानांतरण भी इसका एक कारण होता है। ठीक है मित्रों, चलिए अब आगे, सुनामी जो है वो किस भाषा का शब्द है? सुनामी, देखिए लिखते हैं टी सुनामी, हिंदी में ऐसे ही सुनामी लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जापानी भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है बंदरगाही लहरें, या इसी को पत्तन लहरें भी कहते हैं, पत्तन लहरें भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हवाओं के नाम किस आधार पर रखे जाते हैं? किस आधार पर रखे जाते? एनसीईआरटी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और सीटेट जैसे एग्जाम्स में पूछा गया है कई बार। तो आपको बता दूं कि हवाओं के नाम उनके आने की दिशा पर रखा जाता है, उनके आने की दिशा पर, मतलब जिधर से आ रही उनके आधार पर रखा जाता है। जैसे गांव लोग कहते हैं पुरवैया चल रही है तो पूर्वी हवा हो जाती है, वो कहें पछुआ चल रही है तो पश्चिम से आ रहे हैं इसलिए पछुआ पवने उनको कहते हैं। इसी तरह से ट्रेड विंड्स भी होते हैं जिनको व्यापारिक पवने भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको अगला देता हूं कि जो चक्रवात होता है उसका जनरेट होने का, उसका पैदा होने का कारण क्या है चक्रवात के? तो पैदा होने का जो कारण है चक्रवात क्यों पैदा होता है? जहां पर लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाता है तो उसके लो प्रेशर एरिया के चारों तरफ की जो हवा होती है ना, वही घुमावदार, उसी तेज आंधी को जो है चक्रवात कहते हैं। ठीक है, चक्रवात क्या है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं साइक्लोन। चक्रवात, साइक्लोन। ठीक है, तो चक्रवात जो है कम वायुमंडलीय दाब या लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर घुमावदार, के चारों ओर घुमावदार हवाओं को
हवाओं की तेज आंधी को, हवाओं की तेज आंधी को, हवाओं की तेज आंधी को क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं, साइक्लोन कहा जाता है। सॉरी, साइक्लोन कहते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो इसमें मेन बात क्या थी कि चक्रवात जो होता है वो कब कहां पर होता है? जहां पर लो प्रेशर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरेट होता है, वहीं चक्रवात हो। और चक्रवात जो होता है स्थल और समुद्र दोनों पर आते हैं। यह स्थल और समुद्र, स्थल व समुद्र दोनों पर आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, पूछ लिया जाए कि नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, ये नॉर्दर्न हेमीस्फीयर आपको पता है, और हिंदी वाले जान लें क्या है, ये वाला सदर्न हेमीस्फीयर है। नॉर्दर्न मतलब कि जो है उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में सवाल है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की जो दिशा होती है, चक्रवात की दिशा वो क्या होती है? तो बता दूं, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में चक्रवात की जो दिशा होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में। और सदर्न हेमीस्फीयर जिसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, इसमें जो है दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की जो दिशा है, चक्रवात की दिशा वो जो है क्लॉकवाइज होती है। कैसे होती है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब कि जिधर घड़ी की सुई घूमती है वैसे वैसे आपको जो है घूमती है। ठीक है। अब अगला सवाल है कि आकाशीय बिजली गिरने का क्या कारण है? आकाशीय, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए, लोग कहेंगे अरे यार फर्जी का पेपर बना दिए हैं, जबकि एक बुक में दिया गया है। आप लोग ठीक से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्या कोर्स में है, क्या कोर्स बाहर। आकाशीय बिजली उत्पन्न होने का कारण पूछ ले, होने का कारण। अब आकाशीय बिजली उत्पन्न होने का कारण ये है कि विपरीत आवेश वाले जो बादल होते हैं, विपरीत आवेश वाले बादलों का आपस में टकराकर घर्षण उत्पन्न करना, आपस में टकराकर घर्षण उत्पन्न करना। ठीक है भाई, समझ में आ रही बात? चलिए अगला सवाल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है ये आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। क्या? एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी, AUTHORITY, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसको हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसकी जो स्थापना हुई थी मित्रों, वो स्थापना इसकी हुई 2006 में। कब हुई? 2006 में। और इसका जो अध्यक्ष होता है ना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, इसका अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होता है। पदेन का मतलब जो पद पर बैठा हुआ है। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन और बताऊंगा आपको, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लोग गलत करेंगे 101% करेंगे गलत। ठीक है, चलिए तो अब इसी तरह से राज्य स्तरीय जो आपदा प्रबंधन होता है, राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वो राज्य का मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री। मित्रों याद रखिएगा इस बात को। एक क्वेश्चन आपको मुझे याद आ गया, बहुत बढ़िया। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या
अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, हो सकती है। पहले मित्रों 552 होती थी, लेकिन अब ये गलत हो गया है, याद रखिएगा। जो दो लोग, आपको याद हो, जो दो लोग थे जो राष्ट्रपति के अनुमोदन से आ जाते थे, जिनका मनोनयन होता था, इसको 104 वे संविधान संशोधन, ठीक है, 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसको खत्म कर दिया गया। कब कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। तो अब जो वर्तमान बात है ना, अब जब सवाल आएगा तो आप लगाओगे उत्तर 550 पे। जो लोग 552 लगा के आएंगे उनका एक नंबर चला जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? 550 है, याद रखिएगा, ठीक है। 543 वर्तमान में जो है चयनित है और मैक्सिमम संख्या जो है अब 550 हो गई है, ठीक है भाइयों मित्रों। तो अच्छा, एक सवाल था कि एक इंपॉर्टेंट सवाल था, स्ट्राम्बोली ये ज्वालामुखी जो है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और जो है आप चलिए अगले वीडियो में मैं आपको जो है जो अलग अलग तरह के ज्वालामुखी है, जैसे ज्वालामुखी जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, आपको याद हो, अगर कहीं पढ़ा हो आपने, ज्वालामुखी 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका एक्टिव, जिसको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है, जैसे आपका भारत में जो है अंडमान निकोबार पे, बायरन द्वीप पे जो है, ठीक है। और उसी तरह से आपका सुप्त ज्वालामुखी होता है, सोता हुआ, ठीक है। और एक आपका होता है शांत ज्वालामुखी, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये 3 तरह के ज्वालामुखी, सब में कुछ विशेष ज्वालामुखियों के नाम हैं, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। और आप लोग मेरे साथ इसी तरह अगर लगे रहेंगे तो ज़्यादातर आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है, शायद अगर प्रभु चाहेगा तो आपको इसमें से अच्छे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो कृपया लोगों तक इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।